सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इसमें नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में जो लास्ट इसमें बच गया था क्लोरिनेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम देखते हैं क्लोरिनेशन होता क्या है। अब देखो, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने डिस्कस किया था कि वाटर में जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने के लिए जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड हमने पढ़े थे। बॉइलिंग मेथड पढ़ा था, लाइट मेथड पढ़ा था और केमिकल मेथड पढ़ा था। तो केमिकल मेथड में हमने देखा था कि जो मोस्ट कॉमन मेथड, जो यूनिवर्सली अडॉप्टेड मेथड है पैथोजेंस को किल करने के लिए, वो है हमारे पास क्लोरिनेशन। तो हम देखते हैं अब क्लोरिनेशन होता क्या है। क्लोरिनेशन हम किससे कहते हैं? क्लोरिनेशन में हम करते हैं क्लोरीन्स आर यूज टू किल द पैथोजेंस। तो क्लोरिनेशन में क्या करते हैं? क्लोरीन टेबलेट्स, आपने नाम सुना होगा, उनको हम यूज करते हैं। जो भी पैथोजेंस आते हैं, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज आते हैं पानी में प्रेजेंट होते हैं, उनको किल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्लोरिन्स को। इट इज चीप, सिंपल एंड रिलायबल मेथड। ये एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स हम देखेंगे, ये बहुत ही सस्ता मेथड है, सिंपल है और रिलायबल मेथड है। अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड क्लोरीन डिमांड। अब कितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड है हमें पैथोजेंस को किल करने के लिए, तो उस डिमांड को हम क्या कहते हैं? क्लोरीन डिमांड कहते हैं, कि कितनी कंसंट्रेशन हमें क्लोरीन की जरूरत है पानी में पैथोजेंस को किल करने के लिए। अब डोजेज ऑफ क्लोरीन जनरली डिपेंड्स अपॉन द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, बट इन जर्नल वेरीज फ्रॉम 0.25 ppm से लेकर 1.1 ppm तक। अब कितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन हमने पानी में यूज करनी, वो जनरली डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वाटर में। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होंगी तो उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरीन हमें रिक्वायर्ड होंगी, ये जितनी कम जो है इम्प्योरिटीज होंगी तो उतनी कम हमारे पास जो है उसमें क्लोरीन की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम जनरल देखें, एवरेज हमें कितनी क्लोरीन ऐड करनी पड़ती है पानी में, अगर हम देखेंगे 0.25 ppm से लेकर 1 तक पार्ट्स पर मिलियन तक हमें ऐड करनी पड़ती है जनरल में, अगर हम देखेंगे एवरेज इतना आता है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन, कि क्लोरिनेशन को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है प्लान क्लोरिनेशन। प्लान क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि व्हेन ओनली वन क्लोरीन ट्रीटमेंट इज गिवन टू वाटर, इट इज नोन एज प्लान क्लोरिनेशन। जब हम क्या करते हैं कि क्लोरीन एक ही बार पानी में ऐड करेंगे, तो तब हम उस टाइप की क्लोरिनेशन को हम कहते हैं प्लान क्लोरिनेशन। इट इज यूज्ड व्हेन टर्बिडिटी इज लेस देन 20 से लेकर 30 ppm। तो हम कह सकते, जब इस मेथड को हम कब यूज करते हैं? प्लान क्लोरिनेशन हम कब करते हैं कि जब हमारे पास जो वाटर की टर्बिडिटी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 20 से लेकर 30 ppm के बीच में वेरी करेगी, तब हम उसको करते हैं प्लान क्लोरिनेशन यूज करते हैं। तो इसमें जो हम अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऐड करते हैं, इस केस में प्लान क्लोरिनेशन में वो कितना करते हैं? 0.5 ppm, 0.5 पार्ट्स पर मिलियन जो है प्लान क्लोरिनेशन में हम क्लोरीन ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं क्लोरिनेशन की कौन सी नेक्स्ट टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप इसमें जाता है प्री क्लोरिनेशन। ये नाम से ही पता चल जाता है, जब हम क्या करते हैं क्लोरीन को ऐड करते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट। अभी हमने कोई भी ट्रीटमेंट पानी को नहीं दी है। देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा कि फर्स्ट ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं? स्क्रीनिंग देते हैं, फिर सेट प्लान सेडिमेंटेशन आता है, फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन वगैरह। तो जब भी हम पानी को ट्रीटमेंट से पहले ही जो है क्लोरीन उसमें अगर ऐड कर देंगे तो उसको हम कहते हैं प्री क्लोरिनेशन। तो उसमें डोजेज ऑफ क्लोरीन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0.1 से लेकर 0.5 ppm तक। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है पोस्ट क्लोरिनेशन। इससे ही पता चल जाता है कि जब हम क्लोरीन ऐड करने के बाद सारी ट्रीटमेंट दे दी, स्क्रीनिंग भी कर दी, प्लान सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया, अब हमने पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जब हम उसमें क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसको हम कहते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन। क्लोरीन इज एडेड आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट बिफोर द वाटर एंटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जब भी हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो क्लोरीन उसमें ऐड करेंगे तो उसको हम कहते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन। तो इसमें डोजेज ऑफ क्लोरीन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0.1 से लेकर 0.2 ppm तक। अब देखो, प्लान क्लोरिनेशन में 0.5 ppm, प्री क्लोरिनेशन में हो गया हमारे पास 0.1 से लेकर 0.5, और पोस्ट में हो गया सीधा 0.1 से लेकर 0.2 ppm तक वेरी करता है। फिर उसके बाद आता है डबल क्लोरिनेशन। डबल क्लोरिनेशन का मतलब होता है जब भी हम प्लान क्लोरिनेशन में क्या था कि हम क्लोरीन एक ही बार ऐड करेंगे, लेकिन डबल क्लोरिनेशन में क्या होगा? ये इसका रेसिप्रोकल है, जब हम क्लोरीन को एक से ज्यादा बार ऐड करेंगे। क्लोरीन इज एडेड मोर देन 1 टाइम्स व्हेन वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। अब एक से ज्यादा बार हम क्या करते हैं? क्लोरीन ऐड करते हैं पानी में। तभी करते हैं जब हमारे पास क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे पानी में, तब जाके हम डबल क्लोरिनेशन को प्रेफर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि क्लोरीन इज एडेड अप टू दैट लिमिट बियॉन्ड विच मोर एडिशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू एट द एंड। कि क्लोरीन जो है इसमें वहां तक ऐड की जाती है कि एक हाईएस्ट लिमिट है, अगर उसके बाद हम और ऐड करेंगे तो वो फिर क्या बन जाएगा कि क्लोरीन हमें किसकी फॉर्म में दिखेगी? रेजिड्यू की फॉर्म में। तो सुपर क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि जब हम ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन से भी ज्यादा क्लोरीन ऐड कर देंगे पानी में, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर क्लोरिनेशन। कि व्हेन क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, उसमें क्या हो जाता है कि ऑब्वियसली फिर क्या बच जाएगा? रेजिड्यू जो है क्लोरीन का जो है रेजिडुअल क्लोरीन वहां पे बच जाएंगे। तो जो रेजिडुअल क्लोरीन बचेंगे वो कहाँ से कहाँ तक बचेंगे? 0.5 से लेकर 2 ppm तक रेजिड्यू उनका बच जाएगा क्लोरीन का। तो उसको हम कहते हैं सुपर क्लोरिनेशन। इट इज डन ओनली इन दैट केस व्हेन वाटर कंटेन्स मोर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज
एंड व्हेन देयर इज एनी एपिडेमिक इन द लोकलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको हम क्या करते हैं कि सुपर क्लोरिनेशन को हम तभी यूज़ करते हैं जब पानी में जो है ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होगी। और दूसरा पॉइंट इसने ये बोला कि अगर किसी लोकलिटी में कोई एपिडेमिक है, जब सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज जो है बहुत सारे लोगों को लग जाती है तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। तो जब किसी एरिया में एपिडेमिक वगैरह स्प्रेड होगी तो उस केस में हम क्या करते हैं, सुपर क्लोरिनेशन करते हैं। तो उसके बाद लास्ट जो टाइप आती है क्लोरिनेशन की, वो हमारे पास जाती है डी क्लोरिनेशन। डी क्लोरिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस और रेजिडुअल क्लोरिनेशन इज कॉल्ड डी क्लोरिनेशन। की जब हम क्या करते हैं कि जो एक्सेस क्लोरिनेशन जब हम ऐड कर देते हैं पानी में तो जो रेजिड्यू उसका बच जाता है, जब हम उसको रेजिड्यू को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी क्लोरिनेशन। डी क्लोरिनेशन, अब कौन से डी क्लोरिनेटिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, पानी में ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि जो क्लोरीन एक्स्ट्रा हमें ऐड कर दी होगी वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। थियोसल्फेट है इसमें, उसके बाद सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम परमैग्नेटेट है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह एटसेट्रा, इनको हम क्या करते हैं, ये क्लोरिनेटिंग डी क्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं कि जो रेजिड्यू क्लोरीन है उसको बाहर निकालने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब क्लोरीन को हम सिर्फ खाली टेबलेट्स की फॉर्म में ही नहीं यूज़ करते हैं, क्लोरीन हमारे पास नंबर ऑफ जो है फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ क्लोरीन इन गैशियस फॉर्म। क्लोरीन को हम गैशियस फॉर्म में भी हम अप्लाई कर सकते हैं पानी को ट्रीट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि क्लोरीन इन गैस फॉर्म इज एडेड ओनली व्हेन वाटर इज टू बी ट्रीटेड इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये इसने पहला पॉइंट बोला कि क्लोरीन को गैस फॉर्म में हम तब यूज करते हैं वाटर को ट्रीट करने के लिए जब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर को ट्रीट कर रहे होंगे, तब हम इसको क्या करते हैं, गैसेस फॉर्म में अप्लाई करते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि इट इज़ अवेलेबल इन 50 से लेकर 100 kg सिलेंडर्स में, मतलब जो ये स्टोर किन में होती है, सिलेंडर्स में होती है। और उन सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी होती है, 50 से लेकर 100 kg स्टोर्ड स्टैंडर्ड यूज्ड अंडर प्रेशर ऑफ 7 kg से लेकर 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उन सिलेंडर को जब हम यूज़ करते हैं किस प्रेशर पे उनको यूज़ करते हैं, 7 kg से लेकर 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे उनको हम यूज़ करते हैं। कैन नॉट यूज इन पाइप्स अबोव 2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर। तो जो हम पाइप्स में पानी वगैरह, जब हम पानी जो है पाइप्स के थ्रू ही हम कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर हम गैस क्लोरिनेशन को पाइप्स में ही यूज़ करेंगे तो 2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर से ज़्यादा हम पाइप्स में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये है कि एप्लीकेशन गैसेस फॉर्म में क्लोरीन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्लोरीन, की जब हमारे पास क्लोरीन जो है लिक्विड फॉर्म्स में होंगी तब हम उनको कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि क्लोरीन को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्लोरीन भी हम क्या करते हैं, 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर अप्लाई करके उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज आल्सो स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, ये भी सिलेंडर्स में ही स्टोर होती है। जैसे गैशियस क्लोरीन थी तो वो भी गैशियस फॉर्म ऑफ क्लोरीन सिलेंडर्स में स्टोर थी, तो ये भी सिलेंडर्स में ही स्टोर होती है। अब एपरेटिस जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं इस क्लोरीन को अप्लाई करने के लिए, जब क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में होंगी तो उनको अप्लाई करने के लिए जो एपरेटिस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं क्लोरीनेटर कहते हैं उसको। स्पेशल केयर एंड अटेंशन आर रिक्वायर्ड इन सच केसेस, नीड टू स्टोर एट सेफ प्लेसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम जो क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में होगी तो उसको स्पेशल केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। और इसमें क्या करना पड़ता है कि उनको जो है सेफ प्लेसेस पे स्टोर करना पड़ता है। अगर हम किसी भी उनको ओपन प्लेसेस वगैरह में रखेंगे तो डिजीज वगैरह क्रिएट कर सकती है और नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है वर्कर्स के लिए क्रिएट कर सकती है ये लिक्विड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। उसके बाद जो लास्ट स्टेप था इसमें पानी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास है एरेशन फाउंटेन, जो लास्ट स्टेप था इसमें। तो एरेशन फाउंटेन में हम क्या करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ वाटर पाइप। ये किसका बना होता है, एक वाटर पाइप का बना हुआ होता है। उसमें उस पाइप के साथ हम क्या लगाते हैं, आगे से नोजल लगा देते हैं। नोजल का मतलब होता है ये एक छोटी सी पाइप होती है जिसका डायमीटर जो होगा मेन पाइप से कम होगा। और स्टॉप कॉक लगाते हैं इसके लिए। तो स्टॉप कॉक का मतलब ये एक टाइप का वेल्व ही होता है कि इसमें क्या करते हैं, फिर पानी को सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक पाइप है, आगे से ये नोजल है, इसका डाया कम है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक वेल्व होगा। तो जब मैं इस वेल्व को ओपन करूंगा तो ऑब्वियसली आगे से इसका डाया कम होने की वजह से जो पानी पीछे से आएगा वो प्रेशर से आएगा। और वो जब आगे प्रेशर से पानी आएगा, लिक्विड जेट जो आपने फ्लूइड में पढ़ा ही होगा, लिक्विड जेट का मतलब क्या होता है कि पानी जब आगे से प्रेशर, जिसमें प्रेशर से निकलेगा, फॉर्म ऑफ फाउंटेन जो है वो आगे निकलेगा। तो फाउंटेन की फॉर्म में जो आगे किसमें आ जाएगा, ओपन एटमॉस्फेयर में जाएगा। फिर आगे जो उसका एक कंटेनर होगा, नीचे से कुछ कंटेनर वगैरह रखा होगा या बहुत बड़ा टैंक होगा जिसमें उस पानी को हम स्टोर करेंगे। तो ओपन एटमॉस्फेयर में जाने की वजह से उसमें जो इंप्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। तो वाटर इज फोर्स्ड अंडर प्रेशर थ्रू नोजल। वही मैंने आपको बोला कि नोजल से पानी को किया जाता है, प्रेशर के जरिए बाहर निकाला जाता है। इट स्प्रेज इन एटमॉस्फेयर, कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर बिकम्स फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। और वो जैसे स्प्रे फाउंटेन की फॉर्म में जो है एयर में स्प्रेड हो जाता है तो उससे क्या होता है कि उसमें जो इंप्योरिटीज वगैरह जो होती है वो प्रेजेंट जो होती है वो रिमूव हो जाती है। जो भी इंप्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पानी को जो है ट्रीट करते हैं। इट हेल्प्स इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड अप टू 90% तक इसमें हम क्या करते हैं, इस साइड को रिमूव कर सकते हैं। और प्रेशर एट नोजल, जो प्रेशर है नोजल में वो कितना होता है, पानी का प्रेशर कितना होता है, 0.7 से लेकर 1.4 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये लास्ट मेथड था पानी को ट्रीट करने के लिए।
तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स जो हमने डिस्कस किए कि पानी को हम कितने कितने तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा स्क्रीनिंग, फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, फिर हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन, फिर हमने पढ़ा डिसइंफेक्शन, फिर क्लोरिनेशन और लास्ट हमने पढ़ा एरेशन फाउंटेन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्लोरीन हमारे पास कितनी फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो फर्स्ट जो है हमारे पास क्लोरीन जो है टैबलेट्स की फॉर्म में होती है जिनको हम यूज़ करते हैं। दूसरा आता है या तो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में होगी, पाउडर्ड फॉर्म में होगी, उनको भी हम यूज़ करते हैं क्लोरीन पानी को ट्रीट करने के लिए। या तो गैसेस क्लोरीन मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया। उसके बाद यहाँ तो क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में हो सकती है या फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो इन फॉर्म्स में हमारे पास क्या होती है, क्लोरीन प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है, जो लास्ट टॉपिक है इसमें, उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास वाटर बर्न डिजीज, कि पानी में जो है कौन कौन सी डिजीज जो है पानी से क्रिएट हो सकती है। तो इसमें जो है जनरली पानी की वजह से हमारे पास क्या होती है कि 3 टाइप्स की डिजीज क्रिएट हो सकती है। एक आता है बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और प्रोटोजोअल डिजीज। अब बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले डिजीज कौन सी आती है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, बैसिलरी डाइसेंट्रिया, एस्टियोटिक कॉलरा वगैरह जो आता है, ये जो है बैक्टीरियल डिजीज में आती है। वायरल डिजीज में हमारे पास क्या जाती है, हेपेटाइटिस आ जाती है, जिसमें पाइलोमाइलिटिस वगैरह जो आती है ये किसमें आती है, वायरल डिजीज में आती है। और प्रोटोजोअल डिजीज में क्या आता है, एमियोबिक डाइसेंट्री या गियार्डियासिस, ये जो है किसमें आती है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस में आती है। तो ये तीनों डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। इसमें जो है क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी काइंड ऑफ डिजीज किस कैटेगरी में फॉल करती है। जैसे टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। वैसे अगर देखो हेपेटाइटिस जो है प्रोटोजोअल है या कौन है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास जो पानी है उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए। अब पानी के हमारे पास जनरली 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, केमिकल स्टैंडर्ड्स और बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स। तो तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, किसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो पोर्टेबल वाटर मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जिस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर। तो इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, हमारे पास जो टेम्परेचर होना चाहिए पानी का जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करेंगे वो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो वो पानी जो है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट नहीं है। हमारे पास जो कलर होना चाहिए वो 10 से लेकर 20 ppm तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही इससे कम होना चाहिए। कलर को हम किस में मेजर करते हैं, प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल पे हम क्या करते हैं, कलर को मेजर करते हैं। उसके बाद जो टर्बिडिटी इसकी होनी चाहिए, टर्बिडिटी का मतलब होता है कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि टर्बिडिटी का मतलब होता है कि जो भी धुंधलापन पानी में आता है उसको हम टर्बिडिटी कहते हैं। कि जब भी हम पानी में से लाइट को पास करेंगे, अगर वो लाइट पास नहीं होती तो हम कहते हैं कि पानी में टर्बिडिटी है। और वो किसकी वजह से आती है, जो भी इंप्योरिटीज पानी में, सिल्ट, क्ले, मिट्टी वगैरह जो पानी में प्रेजेंट होती है उसकी वजह से उसमें टर्बिडिटी काज होती है। तो हमारे पास जो टर्बिडिटी होनी चाहिए पानी की 5 से लेकर 10 ppm के बीच में होनी चाहिए। अब टर्बिडिटी को हम किस पे मेजर करते हैं, सिलिका स्केल पे मेजर करते हैं। टर्बिडिटी को मेजर करने का हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जैक्सन टर्बिडिटोमीटर आता है जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए। फ्लो टर्बिडिटोमीटर आता है, मॉडर्न कमर्शियल टर्बिडिटोमीटर आता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम किसके लिए यूज करते हैं, टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए, कि पानी की टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए इनको हम यूज करते हैं। फिर ऑर्डर जो स्मेल होनी चाहिए उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 0 से 4 PO वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद हम ऑर्डर को किस में मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या करते हैं, ऑस्मोस्कोप कहते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर ऑफ वाटर है उसको मेजर करते हैं। उसके बाद जाता है टिंटोमीटर। टिंटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं कलर मेजर करने के लिए। जो मैंने आपको बोला कि कलर जो है पानी का कितना होना चाहिए, 10 से लेकर 20 ppm प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल पे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो इसको कहते हैं टिंटोमीटर। इससे हम क्या करते हैं, पानी का कलर मेजर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केमिकल स्टैंडर्ड्स पानी के क्या क्या होने चाहिए। इसमें हार्डनेस जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 75 से लेकर 115 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्लोराइड कंटेंट जो पानी में होना चाहिए वो 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। क्लोराइड जो पानी में कितने होने चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 250 ppm पार्ट्स पर मिलियन। टोटल सॉलिड्स जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 500 ppm। उसके बाद क्लोरीन जो होनी चाहिए, इसमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन पानी में कितनी होनी चाहिए, 0.1 से लेकर 0.2 ppm। पीएच वैल्यू जो है वाटर की, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6.5 से लेकर 8.8 जो होनी चाहिए, जो है उसमें पीएच वैल्यू होनी चाहिए। आयरन एंड मैंगनीज की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 0.3 ppm होनी चाहिए। एर्सेनिक की कंसंट्रेशन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एर्सेनिक कितना होना चाहिए, 0.01 से लेकर 0.05 ppm। ये स्टैंडर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स, केमिकल स्टैंडर्ड्स या बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड में से 1 या 2 क्वेश्चन निकल ही जाते हैं इसमें से। उसके बाद लेड कितना होना चाहिए, 0.05 ppm। कॉपर जो है कितना होना चाहिए, 3 ppm। और सल्फेट इसमें कितना होना चाहिए, 200 ppm।
तो ये थे हमारे पास क्लोराइड्स, ये केमिकल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स की। बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स पानी में क्या क्या होने चाहिए। अब देखो, जो बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन पैथोजेंस, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। स्पेयर शेप बैक्टीरिया, अब हमारे पास जो है बैक्टीरिया भी कुछ अलग अलग शेप्स के होते हैं। अगर हमारे पास देखेंगे स्पेयर शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, कॉकी कहते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज बैसिली कहते हैं उनको। ट्विस्टेड, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन मैंने पेपर में देखेंगे। स्पेयर शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, रेड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ट्विस्टेड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, स्पाइरुला। ये जो है कुछ इनके जो केमिकल्स नाम है, इन पे भी क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं वाटर सप्लाई से। इस बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड से भी मैक्सिमम क्वेश्चन चढ़ते हैं पेपर में, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से देखिएगा। टोटल क्वांटा बैक्टीरिया जो है पर मीटर क्यूब कितना होना चाहिए डोमेस्टिक पर्पज के लिए। अगर हम पानी को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल क्वांटा बैक्टीरिया जो है 0 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। मतलब पर क्यूबिक मीटर में अगर हम देखेंगे 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, वो हार्मफुल होंगे, वो डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर अप टू 100 हैं तो वो जो है उतने परमिटेबल हैं, वो डिजीज की या प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते ह्यूमन हेल्थ के लिए। MPN, ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MPN का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। पर 100 मिलीलीटर के लिए ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड होगी मोस्ट प्रोबेबल नंबर की वैल्यू पर 100 मिलीलीटर के लिए 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा एक्सीड होगी तो वो फिर क्या है, अनडिजायरेबल है। उस चीज़ को हमें फिर क्या करना पड़ेगा, पानी को ट्रीट करना पड़ेगा। ये वैल्यूज़ जो दी है स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है कि सारी की सारी ये जो होनी चाहिए वाटर, जब हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज या फिट पोर्टेबल वाटर, तब हम कह सकते हैं कि अगर सारी की सारी वैल्यूज जो है इस रेंज में ही उसकी आ रही है। अगर इससे ऊपर या इससे ज़्यादा होगी या इससे नीचे आ गई तो वो फिट फॉर नहीं है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है बीकुली एंड इक्वली बैक्टीरिया। इन बीकुली और इक्वली बैक्टीरियाज को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक और कन्फर्मेटिव टेस्ट। ये 2 टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो इन 2 बैक्टीरियाज को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमारे पास जो ये दोनों बैक्टीरियाज होते हैं, बीकुली बैक्टीरिया और इक्वली बैक्टीरियाज जो है, ये पानी में प्रेजेंट होते हैं। इनकी ये जो है हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ये नॉन पैथोजेंस हैं। लेकिन इनकी प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि अगर बीकुली बैक्टीरियाज और इक्वली बैक्टीरियाज पानी में प्रेजेंट है तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें जो है पैथोजेंस भी प्रेजेंट है। तो इनकी प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है कि देयर आर पैथोजेंस बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन वाटर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इन बैक्टीरियाज को फाइंड आउट करते हैं अगर ये पानी में प्रेजेंट होंगे। अब इसको लिए मैंने आपको बोला कि कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक और कन्फर्मेटिव टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इन बैक्टीरियाज को फाइंड आउट करने के लिए। देयर प्रेजेंस इंडिकेट दैट इन वाटर द पैथोजेंस आर आल्सो प्रेजेंट। सो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाटर ट्रीटमेंट का जो यूनिट था वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम दूसरा, कल से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ सारी क्लियर होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।